सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूं। अपने डेली करंट अफेयर सीरीज के तहत आज हम पढ़ेंगे 20 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स। क्या है महत्वपूर्ण खबर, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसे सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों के लिए हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। यदि आप केबीसी सीजन 14 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कौन बनेगा करोड़पति के लिए, तो आपके लिए एक बेहतर कंटेंट मिलेगा यहाँ से। और जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि केबीसी सीजन 14 के लिए 17 अक्टूबर से जूनियर के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो जिन दोस्तों को लगता है कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से केबीसी में फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करके 7.5 करोड़ रुपए जीतने का मौका पा सकते हैं। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है अपने ज्ञान के आधार पे कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बनने का। आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों कि सुर्खियों में रहा कामकाजी क्या है। ए टैंक, बी ड्रोन, सी मिसाइल या डी बम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कामकाजी ड्रोन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रसिया ने कामकाजी ड्रोन की वजह से यूक्रेन के 12 शहरों को बर्बाद करके रख दिया है। यानी यूक्रेन में जिस ड्रोन से लगातार रसिया हमला कर रहा है उसका नाम है कामकाजी ड्रोन, इसलिए यह सुर्खियों में था। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कामकाजी क्या है। आज का अपना दूसरा सवाल है दोस्तों कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे, क्योंकि कल हुए कांग्रेस के चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की है। आपको बताना ये शशि थरूर जी, बी राहुल गांधी, सी मल्लिकार्जुन खड़गे या डी सोनिया गांधी। तो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा गया, जिसमें कल यानी 19 अक्टूबर को वोटिंग हुई और वोटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर जी को पराजित कर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पक्का कर ली है। और 1996 में सीताराम किशोरी जी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे 24 साल के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले गैर गांधी परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि इससे पहले सीताराम जी 1996 से लेकर 1998 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद से श्रीमती सोनिया गांधी जी 1998 से लेके 2017 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं। 2017 से लेकर 2019 के बीच में राहुल गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद दिया गया, लेकिन 2019 के बाद पुनः सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी और 2022 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनी रही सोनिया गांधी जी। तो अब 1996 के बाद पुनः गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस का अध्यक्ष होगा और ये अध्यक्ष होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बता दें, ये पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस के शासनकाल में। जब मनमोहन जी का कार्यकाल था तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रेल मंत्री बनाया गया था। बाकी कांग्रेस के बारे में रहा इतिहास दोस्तों, तो 1885 में A.O. होम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के हुआ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, देन व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और अगर पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। जबकि प्रथम गैर इंडियन जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल पहले ऐसे विदेशी थे जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और हमने बताया कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। दादा भाई नौरोजी, अगर इनका नाम लिया जाए तो ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम होगा एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट, जिन्हें 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू जी।
सरोजिनी नायडू का नाम सुना होगा, ये देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये सुचेता कृपलानी आई थिंक प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारत की बात की जाए तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। जब अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट जो थी 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो 1925 में जब कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब सरोजिनी नायडू जी बनी थी। कांग्रेस से संबंधित अगर तथ्यों की बात की जाए दोस्तों, तो 1885 में स्थापित कांग्रेस 1907 में एक नया मोड़ लेता है, जहां सूरत अधिवेशन में दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो गरम दल, एक नरम दल। हालांकि आगे चल के 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है एमसी मजूमदार जी की अध्यक्षता में, तो वहां पे गरम दल नरम दल दोनों एक हो जाते हैं। और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें एक महत्वपूर्ण लखनऊ समझौता भी होता है, जहाँ पे मुस्लिम लीग जो 1906 में स्थापित हुआ था और कांग्रेस दोनों पुनः एक हो जाते हैं। इनके बीच में समझौता होता है जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1909 में स्थापित हिंदू महासभा, 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग और 1885 में स्थापित कांग्रेस, इन तीनों में सामंजस्य बनने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसके तहत 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गए थे, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। देश की आज़ादी में कांग्रेस का एक अहम रोल रहा है। 1885 से लेके 1947 तक कांग्रेस के ही कंधे पे देश की आज़ादी का कार्यभार था। हालांकि 1925 में इससे अलग होकर बनी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी अहम योगदान रहा है। तो ये था कुछ लेखा जोखा कांग्रेस से संबंधित, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एयरबेस की आधारशिला रखी है, वो कहाँ रखी है? डीसा में, सियाचिन में, बुलंदशहर में या दादर में? डीसा आपको गुजरात में मिलेगा, सियाचिन लद्दाख में आता है। लद्दाख जो नया राज्य बना है जम्मू कश्मीर से अलग होके 31 अक्टूबर 2019 को, उस लद्दाख में दो जिले हैं, एक लेह एक सियाचिन, तो वहाँ पे हुआ है। या बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, दादर जो एक यूनियन टेरिटरी वहाँ पे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात में डीसा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एयरबेस की आधारशिला रखी है। और यह आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसी भी देश में जो एयरबेस होता है, जो वायुयान होते हैं, और उनकी भौगोलिक स्थिति उस देश के हवाई ताकत का प्रदर्शन करते हैं। तो मोदी जी का मानना है कि गुजरात जो पाकिस्तान से सटा हुआ एक राज्य है, वहाँ पे अगर एयरबेस बनता है तो हमारे हवाई क्षमता का और प्रदर्शन होगा और हमारी वृद्धि होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले से गुजरात में एक एयरबेस ऑलरेडी है, जिसे हम वडसर के नाम से जानते हैं। तो ऑलरेडी वडसर एयरबेस गुजरात में ऑलरेडी था। अब डीसा बनना है तो गुजरात में टोटल एयरबेसों की संख्या 2 हो जाएगी। और एक मूवी आई थी अजय देवगन जी की, जिसमें आपको दिखाया गया था वडसन एयरबेस के बारे में, जहां पर भुज की कहानी का प्रदर्शन किया गया है कि कैसे युद्ध में महिलाओं ने इस एयरबेस को रातों रात बनाने के लिए काम किया था। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान से भारत के 3 स्टेट टच करते हैं। सब यहाँ पे सबसे पहले नीचे से अगर बात करूँ मैं, गुजरात टच करता है, इसके ऊपर राजस्थान टच करता है, यहाँ पे पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, यानी 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। जहां इनसे निपटने के लिए पंजाब में 5 एयरबेस बनाए गए हैं। एक तो पठानकोट एयरबेस आपको मिलेगा, एक हलवारा एयरबेस आपको पंजाब में मिलेगा, इसके अलावा बठिंडा एयरबेस जो है पंजाब में है, और अमृतसर एयरबेस पंजाब में आपको मिलेगा, और आदमपुर। तो ये 5 एयरबेस पंजाब में, इनको याद रखिए। सबसे पहले पठानकोट एयरबेस पंजाब में है, हल्द्वारा एयरपोर्ट जो एयरबेस है पंजाब में है,
अमृतसर एयरबेस पंजाब में है, भटिंडा एयरबेस पंजाब में है और आदमपुर एयरबेस पंजाब में है। तो ये 5 एयरबेस पंजाब में बनाए गए हैं ताकि पाकिस्तान से निपटने के लिए किसी भी स्थिति में हमारी सेना तैयार रहे। इसके अलावा सेंट्रल में अगर बात करें तो हरियाणा में 3 एयरबेस हैं। हरियाणा में 3 महत्वपूर्ण एयरबेस हैं। एक अम्बाला में आपको मिलेगा, अम्बाला में, एक आपको गुरुग्राम में मिलेगा, एक आपको फरीदाबाद में मिलेगा। तो अम्बाला, गुरुग्राम और फरीदाबाद, यहाँ 3 एयरबेस हैं हरियाणा के अंदर। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और इसके अलावा गुजरात में मैंने बताया कि ऑलरेडी बड़सर एयरबेस था और अब डीसा एयरबेस की आधारशिला रखी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और भारत में जो सबसे बड़ा एयरबेस अगर आपसे पूछा जाए तो हिंडन एयरबेस जो आपको गाजियाबाद में मिलेगा, ये देश का सबसे बड़ा एयरबेस है। और जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे भी पाकिस्तान की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 4 प्रमुख एयरबेस हैं जम्मू कश्मीर में। एक तो ऊधमपुर एयरबेस है, एक श्रीनगर एयरबेस है वहाँ पे, और एक अवंतीपुर एयरबेस है। तो अवंतीपुर, श्रीनगर, ऊधमपुर, ये 3 एयरबेस हैं। बाकी एक एयरबेस जो पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लद्दाख, जब अलग हुआ तो लेह में चला गया, यानी एक लेह एयरबेस। तो अगर मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करूं तो ऊधमपुर एयरबेस, श्रीनगर, अवंतीपुर और लेह एयरबेस, ये 4 एयरबेस आपको मिलेंगे। लेह एयरबेस का मुख्यतः जो अक्साई चीन है उन क्षेत्रों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, जो भारत का ही अधिकृत क्षेत्र है जिसको कब्जा करके रखा है चाइना ने 1962 से, उस पर नज़र रखने के लिए लेह एयरबेस बनाया गया है। और अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि वायुसेना को कितने जोन में डिवाइड किया गया है, तो वायुसेना को टोटल 7 जोन में डिवाइड किया गया है। एक तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो सकता है, एक आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसा करके टोटल 7 जोन में डिवाइड किया गया है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, सो आई डोंट वांट गो टू दिस टॉपिक। अपना 5वां सवाल है दोस्तों कि नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अरमाने गिरधन को, विवेक जोशी मल्होत्रा को, नागेंद्र नाथ सिन्हा को या अमृत मीणा लाल को? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरमाने गिरधर जी को अब नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया भारत का। आपसे पूछे इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इससे पहले जो देश के रक्षा सचिव थे वो अजय कुमार जी थे। अजय कुमार जी 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं अपने पद से रक्षा सचिव के। तो अब अजय कुमार जी के स्थान पे अरमाने गिरधर जी को जो बनाया गया है, रक्षा सचिव बनाया गया है। पहले अरमाने गिरधर जो थे वो सड़क परिवहन राज्य सचिव थे। अब सड़क परिवहन राज्य सचिव का जो जिम्मा दिया गया है वो अलका उपाध्याय जी को दे दिया गया है। तो काफ़ी चेंजिंग कल भारत सरकार ने किया देश में सचिव को लेके। IAS अधिकारियों के कई तबादले किए गए केंद्रीय स्तर पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि अरमाने गिरधर जी को रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। जबकि विवेक जोशी मल्होत्रा जी की बात करें तो विवेक जोशी मल्होत्रा जी पहले महापंजीयक और जनगणना के आयुक्त थे। अब प्रेजेंट टाइम में इनको बना दिया गया है वित्तीय सेवा विभाग के सचिव। तो विवेक जोशी मल्होत्रा जी बनेंगे वित्तीय सेवा विभाग के सचिव। इसके अलावा नागेंद्र नाथ सिन्हा जी की बात करूं तो पहले ये ग्रामीण विभाग के आयुक्त हुआ करते थे, सचिव हुआ करते थे, और अब ग्रामीण सचिव से हटा के नागेंद्र नाथ सिन्हा जी को बना दिया गया है इस्पात सचिव। तो अगर आपसे पूछे कि इस्पात सचिव किसे बनाया गया है तो नागेंद्र नाथ सिन्हा जी को। इसके अलावा अमृत मीणा लाल जी की बात करूं मैं तो अमृत मीणा लाल जी को, ये पहले उद्योग एवं संवर्धन विभाग के सचिव हुआ करते थे। प्रेजेंट टाइम में इनको कोयला सचिव बनाया गया है। तो कोयला सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? अमृत मीणा लाल जी। अगर आपसे कोई पूछे कि इस्पात सचिव किसे नियुक्त किया गया है तो नागेंद्र नाथ सिन्हा जी को। विवेक जोशी मल्होत्रा जी किस पद पे गए हैं तो ये गए हैं वित्तीय सेवा विभाग के सचिव बनाए गए हैं। जबकि अरमाने गिरधन जी को रक्षा सचिव का पद दिया गया है। और देश का जो सबसे बड़ा सेक्रेटरी का पद होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। कमेंट करके बताइए कि कैबिनेट सेक्रेटरी देश के कौन हैं। हमारा 6ठा सवाल है दोस्तों कि किस देश ने भारत को 307 पुरानी प्राचीन कालीन जो वस्तुएं हैं वो वापस कर दी हैं? ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, पुर्तगाल ने, अमेरिका ने। तो अमेरिका ने दरिया दिल दिखाते हुए 307 प्राचीन वस्तुएं वापस कर दी है जो भारत से चोरी की गई थी, और इसकी कीमत बताई जा रही है $40 लाख। तो $40 लाख की प्राचीन वस्तुएं जिसमें मूर्तियां शामिल थीं, इन सबको अमेरिका ने भारत को वापस कर दिया है।
जबकि आपको पता होगा कोहिनूर हीरा जो है यह महारानी विक्टोरिया के ताज में लगा हुआ था। आज भी भारत उसको पाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन का मानना है कि ये महाराजा दिलीप सिंह के द्वारा उन्हें भेंट में दी गई थी और भेंट में दी गई चीज़ें वापस नहीं की जाती, ऐसा मानना ब्रिटेन का। हालांकि हम चाहेंगे कि हमारा कोहिनूर हीरा हमें मिल जाए, बट कब मिलेगा वी डोंट नो।